महाराष्ट्र के नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की बीपीओ यूनिट बीते दिनों खबरों में खूब छाई रही। इस कदर छाई रही कि मीडिया ही लगा कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। मामला जुड़ा था यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के गंभीर आरोपों से। कई चैनलों और अखबारों ने इसे लव जिहाद और कारपोरेट जिहाद और साथ ही साथ संगठित षड्यंत्र बता दिया। लेकिन क्या पूरी तस्वीर मीडिया में जो दिखाई गई वही सच है या कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर बताई गई? क्या नासिक टीसीएस की घटना भी मीडिया ट्रायल का शिकार हो गई? ठीक उसी तरह जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस, आरुषि तलवार मर्डर केस, जेसिका लाल केस में टीवी चैनलों ने अदालतों के समानांतर व्यवहार किया। इससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या धर्म विशेष की एक महिला का नाम इस घटना से जुड़ जाने से मीडिया जरूरत से ज्यादा एक तरफा होकर रिपोर्टिंग करने लगी। नहीं भूलना चाहिए कि इसी मीडिया ने कोविड के दौरान तबलीगी जमात को कोरोना फैलाने का दोषी ठहरा दिया था और हाल ही में यूपी के कुशीनगर में 5 साल की एक बच्ची से रेप के आरोप में नईमुद्दीन को गिरफ्तार किया जाता है और कुछ मीडिया संस्थान नईमुद्दीन को दरिंदा बताने लग जाते हैं और जब जांच होती है तो असली दोषी निकलता है सुरेंद्र सिंह। ऐसी घटनाओं की फहरिस्त बेहद लंबी है, कितना गिनाया जाए। अब आते हैं नासिक टीसीएस के ताजा मामले पर। इस मामले में सबसे ज्यादा नाम चर्चा में रहा निदा खान का। मीडिया ने उन्हें बार बार पुणे बेस्ड एचआर मैनेजर, एचआर हेड, मास्टरमाइंड और की सस्पेक्ट बताया। कहा गया कि वे शिकायतों को दबाती थी, पीड़ित महिलाओं की रिपोर्ट न करने की सलाह देती थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें फरार भी बता दिया गया। लेकिन टीसीएस ने अपने सीईओ और एमडी के कृष्णवासन के बयान में साफ कहा, निदा खान एचआर मैनेजर नहीं है, वे सिर्फ प्रोसेस एसोसिएट के तौर पर काम करती थी। उनके पास लीडरशिप की जिम्मेदारी भी नहीं थी, न ही भर्ती से जुड़ा कोई काम था। कंपनी ने कहा कि मीडिया में उन्हें एचआर मैनेजर बताना गलत है। परिवार का दावा था कि वे घर पर ही थी और गर्भवती थी। अब आते हैं पूरे मामले पर। नासिक पुलिस ने इस मामले में 9 एफआईआर दर्ज की है। मुख्य आरोपी दानिश शेख और कुछ अन्य कर्मचारी इसमें शामिल हैं। यौन उत्पीड़न, बलात्कार, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और धर्मांतरण का दबाव। पुलिस का कहना है कि ये शिकायतें स्वतंत्र हैं और दुर्व्यवहार का पैटर्न दिखाती हैं। कुछ शिकायतकर्ताओं ने कहा कि आरोपी कॉलेज के दोस्त थे, रिश्ते बिगड़े तो शिकायत हुई। मामले से जुड़े एक परिवार का दावा है कि यह एक बिगड़ते रिश्ते से शुरू हुआ और फिर कई लोगों को इसमें फंसा दिया गया। टीसीएस ने साफ कहा कि पुलिस की एफआईआर से पहले उनके आंतरिक चैनल्स में कोई औपचारिक शिकायत नहीं आई थी। कंपनी ने सभी आरोपियों को सस्पेंड कर दिया है और आंतरिक जांच शुरू कर दी। इस बीच नागरिक अधिकारों की संस्था पीसीआर यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की टीम ने नासिक का दौरा किया। उन्होंने एफआईआर, अदालती दस्तावेज, मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय लोगों से बात की। द लेंस ने इस टीम से बात की और हमारे संवाददाता आवेश तिवारी ने इस पर रिपोर्ट की है। इस टीम ने द लेंस को बताया कि यौन उत्पीड़न और काम के माहौल से जुड़ी शिकायतें गंभीर हैं। इन्हें जांच और अदालत तय करेगी। कुछ शिकायतों में धार्मिक टिप्पणियों का जिक्र है, लेकिन संगठित तरीके से धर्मांतरण के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। कारपोरेट जिहाद या लव जिहाद जैसे कुछ शब्द मुख्य रूप से सोशल मीडिया और मीडिया कमेंट्री से आए। जांचकर्ताओं ने अभी तक कोई संगठित षड्यंत्र साबित नहीं किया है। निदा खान को एचआर मैनेजर बताना गलत था, जैसा टीसीएस ने भी कहा है। मीडिया में कुछ कहानियां एफआईआर से आगे निकल गईं, जिसमें सच्चाई और अफवाह में फर्क साफ नहीं हो पाया। एपीसीआर के नदीम खान और शाकिर शेख ने बताया कि अगर कोई अपराध करता है तो उसे धर्म से जोड़ना गलत है। कोई भी धर्म कुकर्म नहीं सिखाता। मामले को अनावश्यक सांप्रदायिक रंग देने से माहौल खराब होता है। एपीसीआर ने मीडिया में चल रही अतिशयोक्तिपूर्ण खबरों पर भी चिंता जताई, जिसमें जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। टीम ने जिन लोगों से बातचीत की, उनके अनुसार कुछ व्यक्तियों ने यह विचार व्यक्त किया कि नासिक में अन्य घटनाक्रमों, विशेष रूप से अशोक खराज, जिन्हें लोकप्रिय रूप से कैप्टन बाबा के नाम से जाना जाता है, से जुड़े सेक्स स्कैंडल की पृष्ठभूमि में टीसीएस से संबंधित घटना पर अधिक ध्यान दिया गया। नहीं भूला जाना चाहिए कि अशोक खरात के मामले में सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार की छवि पर असर पड़ रहा था। अभियुक्तों के परिवार और वकील कहते हैं कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया। कुछ मामले व्यक्तिगत विवाद से शुरू हुए। एक आरोपी रजा मेमन के रिश्तेदार ने कहा कि उनका बेटा 10 साल से कंपनी में है, पहले कभी शिकायत नहीं आई थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार एफआईआर का सामना कर रहे कर्मचारियों में से एक की पत्नी ने आरोप लगाया कि यह मामला दानिश शेख और शिकायतकर्ताओं में से एक के बीच बिगड़ते हुए रिश्ते से पैदा हुआ, जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि इसने अन्य सभी लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया।
उन्होंने कहा कि उसमें से एक को हाल ही में कैंपस भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया गया था और वह कंपनी में मुश्किल से 3 महीने से काम कर रहा था। बचाव पक्ष के वकील बाबा सैयद ने शिकायत की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए और सुझाव दिया कि मामला एक व्यक्तिगत विवाद के रूप में शुरू हुआ था और बाद में कई आपराधिक मामलों में तब्दील होता गया। बताया गया कि यह मामला एक महिला कर्मचारी की शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें उसने धारा 376 के तहत बलात्कार का आरोप लगाया था। महिला कर्मचारी ने कहा था कि आरोपी दानिश उसका कॉलेज का दोस्त है, जिसने बाद में उसे टीसीएस में नौकरी दिलवाने में मदद की, जिसके बाद उसके बीच संबंध बने। सैयद के मुताबिक दोनों कुछ समय से आपसी सहमति से रिश्ते में थे और अक्सर मिलते थे, यहाँ तक कि साथ में यात्रा भी करते थे, लेकिन बाद में उनके बीच मतभेद पैदा हो गए। उन्होंने बताया कि पहली एफआईआर 26 मार्च को दर्ज की गई, लेकिन 1-2 दिन के भीतर ही कई और एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिससे जांच की गति पर सवाल उठे हैं। फिलहाल अभी पूरा मामला जांच के अधीन है। पुलिस की एसआईटी जांच कर रही है और अदालत इस पर फैसला करेगी। इस मामले पर आपका क्या कहना है? घटना और घटना से जुड़े मीडिया ट्रायल को आप कैसे देखते हैं, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। द लेंस को दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।